श्रुति, हाँ बताइए अपने बारे में श्रुति को। सर, मेरा नाम श्रुति सिंह हुआ। मैं बांका डिस्ट्रिक्ट से बिलॉन्ग करती हूँ। मैंने अपना ग्रेजुएशन केमिस्ट्री ऑनर से पंडित बालीराम शर्मा कॉलेज, तिलका मांझी, भागलपुर यूनिवर्सिटी से करा है। इसके दरमियान मैं एनएसएस से भी जुड़ी थी सर। इसके बाद मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन अपना सोशियोलॉजी से इग्नू के माध्यम से करा है और साथ ही कुछ समय के लिए मैंने एक एनजीओ में भी काम किया है। ऑप्शनल आपका क्या है? सर, मेरा ऑप्शनल ज्योग्राफी है। अच्छा, आपने पोस्ट ग्रेजुएशन सोशियोलॉजी से किया, ग्रेजुएशन केमिस्ट्री से किया और ऑप्शनल आप ज्योग्राफी रखें, क्यों? सर, ऑप्शनल ज्योग्राफी रखने के पीछे का 2 कारण था। पहला तो ये एक प्रैग्मैटिक डिसीज़न था चूँकि ज्योग्राफी जीएस के पेपर में भी प्रीलिम्स और मेंस दोनों में ही इंक्लूडेड है। तो इस वजह से ज्योग्राफी मैंने रखा और दूसरा कारण सर चूँकि 2023 में मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन सोशियोलॉजी से करा था, तो उसके बाद भी सर कुछ समय हो गए थे, तो इस बात को भी ध्यान में रख कर के मैंने ज्योग्राफी एज़ ऑप्शनल ऑप्ट किया। ओके, अब बांका से आते हैं। जी सर। बांका में कितने ब्लॉक हैं? टोटल 11 ब्लॉक हैं सर। अनुमंडल? अनुमंडल सर एक ही है बाका। अच्छा, एक ही अनुमंडल है ना? जी। ऑप्शनल आपका सोशियोलॉजी है तो कुछ थ्योरी भी पढ़े होंगे, कार्ल मार्क्स वगैरह का, जी सर। है ना? समाजवादी विचारधारा पे उनकी क्या थे अवधारणा, क्या उनके स्टैंड थे सोशलिस्ट पे, कार्ल मार्क्स के? जी सर। बेसिकली कार्ल मार्क्स हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म से डील करते हैं। इनका कहना था कि सोसाइटी में 2 ग्रुप होते हैं, एक हैव्स और एक हैव नॉट, बुर्जुआसी और प्रोलेटेरिएट। इनका कहना था कि जो हैव्स होते हैं वो एक्सप्लॉइट करते हैं हैव नॉट्स को और ये विद द पैसेज ऑफ अ टाइम ये प्रिमिटिव सोसाइटीज वैसे फ्यूडलिस्टिक और कैपिटलिस्ट सोसाइटी में ऐसे ही रहा है और इनका मानना था कि प्रोलिटेरिएट्स जो कि हैव नॉट्स हैं उनके द्वारा एक रिवॉल्यूशन लीड किया जाएगा और फाइनली रिवॉल्यूशन के बाद एक ब्रेक थ्रू होगी और एक इगैलिटेरियन सोसाइटी स्टैब्लिश की जाएगी। हम्म। कार्ल मार्क्स एक लाइन भी बोले थे, जिसे धर्म एक अफीम है, जिस पे इसका नशा चढ़ गया उसका पतन होना तय है। सुने हैं इसमें ये लाइन? जी सर, सुना है मैंने। सुने तो वर्तमान संदर्भ में कैसे इसको देखते हैं, इंडिया के कंटेक्स्ट में आप कह लें तो, है ना? सर मैं इसे यूजीसी के रीसेंट गाइडलाइन से भी जोड़ के देख सकती हूँ जहाँ पे यूजीसी के गाइडलाइंस को लेकर कितने प्रोटेस्ट हो रहे हैं। हम्म। और कुछ एग्जांपल, अभी जब से बीजेपी गवर्नमेंट बनी है तो कुछ इस तरीके से धर्म वाली चीजें, कम्युनलिज्म बहुत ज्यादा देखने को मिलती है, जैसे राम राज। राम को तो है ना, राम के विचारों को तो कोई फॉलो करते नहीं, बस जय श्री राम का नारा लगता है। कैसे इसको आप देखते हैं? सर रिलीजन एक हमेशा से पॉलिटिक्स में इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर रहा है। ऑल्दो सोसाइटी में हार्मनी स्टैब्लिश करने के लिए राम की विचारधारा को अपनाना तर्क संगत भी मैं कह सकती हूँ कि हो सकता है। हम मानते हैं कि हम वर्तमान संदर्भ में जो भारत की राजनीति है, सिर्फ धर्म की राजनीति होती है, धर्म की राजनीति और जाति की राजनीति, यही जी दोनों के नहीं इर्द सर, गिर्द इंडिया एक जाके। जी हाँ सर, बोलिए बोलिए। मेरा मानना जी सर, सेक्युलरिज्म जो कि एक बेसिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है जो सुप्रीम कोर्ट ने एसआर बोमई केस में मेंशन किया था और हमारे प्रियम्बल में भी मेंशन है और इंडियन पॉलिटी एक सेक्युलर पॉलिटी है सर। ऑल्दो इसका इन्फ्लुएंस कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स में रहा है पर फिर भी डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट सर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में बेसिक फीचर्स के तौर पर भी मेंशन है सेक्युलरिज्म और ये सोसाइटी में हार्मनी स्टैब्लिश करने के लिए भी अभी भी तर्क संगत है सर। प्रियम्बल का आपने जिक्र किया, याद है प्रियम्बल? जी सर। बताइए। जी
We, the people of India, having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic, and to secure them among all justice, social, economical, political, liberty of thought, expression, belief, faith, and worship, uh, and ensuring them fraternity, assuring the dignity of individual, unity and integrity of the nation. Do hereby on 26th of November 1949, we adopted, enacted, and give ourselves to this constitution. ओके, गुड। रिपब्लिक और डेमोक्रेटिक में क्या अंतर है, ये बता दीजिए। जी सर। रिपब्लिक का टर्म का बेसिकली सेंस इस बात से है कि यहाँ पे जो हाईएस्ट अथॉरिटी ऑफ द स्टेट जो होते हैं वो डायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं, मतलब बेसिकली इलेक्टेड होते हैं इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में जैसे प्रेसिडेंट होते हैं। और वहीं अगर डेमोक्रेसी की बात की जाए तो यहाँ पे इंस्टीट्यूशन जो होता है डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट के द्वारा द्वारा ऑपरेट की हुई होती है। इसमें ब्रिटेन का भी एग्जांपल इंक्लूड किया जा सकता है जिसमें कि मोनार्क का भी प्रोविजन है। अच्छा, ब्रिटेन का आपने जिक्र किया, और सुपरमेसी ऑफ पावर किसके पास होता है? ब्रिटेन में सर हाँ, ब्रिटेन में। पार्लियामेंट सुप्रीम है सर ब्रिटेन में। पार्लियामेंट सुप्रीम है, क्यों? एज फार एज आई कैन रिकॉल सर इट इज बिकॉज द फैक्ट कि वहाँ पे रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। और फिर ठीक है, आपका ऑप्शनल ज्योग्राफी रहा है। जी सर। कोरियोलिस फोर्स पर है? जी सर। क्या होता है? कोरियलिस फोर्स सर बेसिकली अर्थ के रोटेशन की वजह से क्रिएट होता है और ये पोल पे मैक्सिमम होता है और इक्वेटर पे इसका कोई प्रभाव देखने को नहीं मिलता है, एब्सेंट होता है सर बेसिकली। ओके, ठीक, थैंक यू मैम। थैंक यू सर। हेलो श्रुति, कैसे हो? हेलो मैम, मैं अच्छी हूँ, आप कैसे हैं मैम? बढ़िया। सर से आपकी बात हो रही थी सेकुलरिज्म पे। तो जी सर। इंडियन सेकुलरिज्म को थोड़ा हम लोग अलग तरीके से पढ़ते हैं। तो आप मुझे 2 पॉइंट्स में बताइए कि वेस्टर्न सेकुलरिज्म और इंडियन सेकुलरिज्म में क्या डिफरेंस है? जी मैम। पहला पॉइंट तो ये होगा कि वेस्टर्न सेक्युलरिज्म कंप्लीट सेपरेशन ऑफ स्टेट और रिलीजन की बात करता है। वहीं इंडियन सेक्युलरिज्म में पॉजिटिव ली स्टेट इन्वॉल्व होती है, जैसे डोरी प्रोहिबिशन एक्ट भी एक एग्जांपल होगा। और दूसरा मैम इंडियन सेक्युलरिज्म जी इंडियन सेक्युलरिज्म स्टेट का इंटरवेंशन कंप्लीटली प्रोहिबिटेड नहीं है मैम, जबकि इसमें वेलफेयर की बात की जाती है तो। ओके। तो सेकुलरिज्म मेंशन है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में? मैम प्रियम्बल में मेंशन है सेकुलरिज्म। सिर्फ प्रियम्बल में मेंशन है? एज फार एज आई कैन रिकॉल मैम। ओके। फंडामेंटल राइट्स में नहीं मेंशन है? जी मैम, आर्टिकल 25 टू 28 राइट टू रिलीजन की बात की गई है, सॉरी। एंड अपार्ट फ्रॉम डीपीएसपी कौन से आर्टिकल में मेंशन है? आर्टिकल 36 में वेलफेयर स्टेट की बात की गई है और 47 में न्यूट्रिशन की बात की गई है, जहाँ पे नहीं, ओनली इनकम सेकुलरिज्म आई एम की आस्किंग। बात। सेकुलरिज्म सॉरी के मैम। कौन से पॉइंट? ओके, ठीक है। कमिंग टू मैं आपका प्रीवियस जॉब डिटेल देख रही थी, तो यू हैव वर्क विथ एन एनजीओ, इसके बारे में कुछ बताइए। जी मैम, एक्चुअली मैंने एक एनजीओ मुक्ति निकेतन जो कि बांका के ही कटोरिया ब्लॉक में स्थित है, वहाँ पे कुछ समय के लिए कार्य किया है। इसमें मैं पर्टिकुलरली एग्रीकल्चर रिलेटेड एक्टिविटी से जुड़ी थी। इसकी स्थापना 1985 में चिरंजीवी प्रसाद सिंह जी के द्वारा की गई थी। तो एग्रीकल्चर एक्टिविटी में इनका क्या कंट्रीब्यूशन था, किस एक्सपेक्ट में ये काम करते हैं एनजीओ? जी मैम, बेसिकली ये इरिगेशन रिलेटेड फैसिलिटी फार्मर्स को प्रोवाइड कराते हैं और वाटर कंजर्वेशन पे भी काम करते हैं, जैसे आहार या पाइन्स के कंस्ट्रक्शन में पीजेंट्स को मदद करना या उनके रिजुविनेशन में। तो जो इरिगेशन सोर्सेज हैं बिहार के एग्रीकल्चर में, तो वो जी कहाँ से हम लोग बेसिकली ज्यादातर इरिगेशन करते हैं?
बेसिकली मैम मॉनसून एक मेजर सोर्स है इरिगेशन का। इसके अलावा अपार्ट फ्रॉम मैम मानसून? जी इसके अलावा अम, नलकूप से की जाती है इरिगेशन। कनाल सिस्टम नहीं है अभी बिहार में? जी मैम, कनाल भी है। उसके अलावा इफ यू नो द इसके अलावा परसेंटेज डिवीजन पता है कनाल से हम लोग कितना करते हैं, ट्यूबवेल से कितना करते हैं? जी नहीं मैम, मुझे इसके संदर्भ में ओके, जानकारी इकोनॉमिक नहीं सर्वे है। पढ़ा है? हमारा इरिगेशन पोटेंशियल कितना है? मैम जहाँ तक कि मैं रिकॉल कर पा रही हूँ ये 54% है अप्रोक्स। 50% है? ओनली 50%? अच्छा, नेट सॉरी मैम, इरिगेटेड एरिया कितना है मैं बिहार का? नेट मैम इरिगेटेड एरिया? नेट जी नेट इरिगेटेड एरिया बेसिकली 54% है। ओके, सो नेट इरिगेटेड एरिया और एक होता है क्रॉस इरिगेटेड एरिया, दोनों में क्या डिफरेंस होता है? सॉरी मैम। ओके, एनजीओ में आपने वर्क किया है तो आपने एसआईआर के बारे में सुना होगा। जी तो एसआईआर के लिए मतलब उसका जो भी इम्प्लीमेंटेशन हुआ था, एंड यू हैव हर्ड ऑफ न्यूज कि सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन डाला गया था, वो एक एनजीओ के थ्रू ही डाला गया था। उस एनजीओ का नाम आपको याद है? और जी नहीं मैम, मैं अच्छा, ये रिकॉल नहीं न्यूज कर पढ़ा पा था रही। आपने सुप्रीम कोर्ट में जो पिटीशन गया था अगेंस्ट द एसआईआर इम्प्लीमेंटेशन इन बिहार? जी मैम, मैंने पढ़ा था। तो क्या क्या था वो पिटीशन, क्यों गया था? सॉरी मैम, अच्छा अभी मैं बताइए, अच्छा रिकॉल नहीं छोड़िए कर उसको। पा चैलेंजेस बताइए, जो एसआईआर हुआ उसमेई क्या क्या चैलेंजेस फेस हुआ बेसिकली? रही। जी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा कराया गया, इसमें बेसिकली जो चैलेंजेस थे, पहला तो इसमें बूथ लेवल ऑफिसर्स पे काफी ज्यादा वर्कलोड था जिसकी वजह से सुसाइडल केस भी देखने को मिले। सेकंड, इसमें मैं जो डॉक्यूमेंट्स को लेकर के इश्यूज थे, क्योंकि इनिशियल स्टेज में आधार कार्ड्स और राशन कार्ड्स को अलाउ नहीं किया गया था। तो इस वजह से जो पर्टिकुलरली वल्नरेबल सेक्शन के लोग हैं, उन्हें ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ा। तो ये 2 अभी मैं रिकॉल कर पा रही हूँ प्रॉब्लम्स। ओके, तो जो सेकंड पॉइंट आपने बताया रिगार्डिंग डॉक्यूमेंटेशन, तो मेजर पिटीशन प्रोविजन में मतलब प्रोविजन यही था पिटीशन में, ठीक है। कमिंग टू योर ज्योग्राफी ऑप्शनल सब्जेक्ट, राइट? तो जी, ग्रीनलैंड का न्यूज़ सुना है आपने? करंट में बहुत ग्रीनलैंड अभी न्यूज़ में चल रहा है। जी मैम। किस एक्सपेक्ट में लेके चल रहा है ग्रीनलैंड न्यूज़ में? जी, बेसिकली अमेरिका ग्रीनलैंड के सोवरेनिटी को बेसिकली ग्रीनलैंड को एक्वायर करने के बारे में बात चल रही है अमेरिका की, तो जो कि ग्रीनलैंड अभी क्या करंटली इंडिपेंडेंट कंट्री नहीं है? डेनमार्क का पार्ट है मैम। इंटरनल जो फंक्शनिंग है ग्रीनलैंड की, वो ग्रीनलैंड की गवर्नमेंट ही देखती है। पर फॉरेन रिलेशंस की बात की जाए, डिफेंस की बात की जाए, तो वो डेनमार्क देखता है। ओके, तो फ्रॉम ज्योग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू ग्रीनलैंड का ओरिजिन कैसे हुआ था? विथ रिस्पेक्ट टू आप जो प्लेट टेक्टोनिक्स वाला कंसेप्ट है उस रिगार्ड में आई एम आस्किंग। मैम if you allow, then I can make a guess because I'm not sure about the ओके, formation. बेसिकली मैं पहले 2 एक लैंडमास थी और एक था पैंजिया एंड पैंथालसा। तो जो पैंथालसा था उसके सॉरी पैंजिया के डिवीजन के बाद लॉरेशिया और गोंडवाना लैंड बने, तो इसमें से लॉरेशिया जो था उसके सब डिवीजन से ग्रीनलैंड का फॉर्मेशन हुआ है। यू आर राइट, गुड। कमिंग टू द आइडियल पर्सन इन योर लाइफ इज बुद्धा, जी मैम। एंड बुद्धा से एक और बहुत ही फेमस एक एम्परर है जो बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस थे, वो कौन थे? अशोका थे मैम। अशोका थे। अशोका का रेन कब से कब तक था? मेक अ गेस। सॉरी, ओके, अराउंड तो 200 अशोका ने बीसी। बुद्धा के ओके, अशोका ने बुद्धा के प्रिंसिपल्स पे
अपनी एक प्रिंसिपल बनाई थी, क्या नाम था जी, उसका? धम्म प्रिंसिपल मैम। धम्मा प्रिंसिपल्स। तो जो बुद्धा के प्रिंसिपल्स थे एंड एज वेल एज जो अशोका के प्रिंसिपल्स थे, उसमें मेजर डिफरेंस क्या था? धम्मा प्रिंसिपल्स और बुद्धा के प्रिंसिपल्स दोनों में मेजर डिफरेंस। बुद्धा के प्रिंसिपल्स जो कि एक मॉन्क के पर्सपेक्टिव से थे, तो उनका अपने सब्जेक्ट्स के साथ डील करना इस पर्सपेक्टिव से डेराइव था। व्हेरेज अशोका के प्रिंसिपल्स बीइंग अ रूलर भी थे, तो इस वजह से उनका इंक्लिनेशन अपने सब्जेक्ट्स की तरफ, अपने चाइल्ड की तरह था, जहाँ तक कि मैं समझ पा रही हूँ मैं। सब्जेक्ट की तरफ था एंड बुद्धा का प्रिंसिपल, अ, आई एम नॉट एबल टू कैच। अशोका का, यस मैम, बेसिकली बुद्धा अब एक मॉन्क थे, तो उनका जो प्रीचिंग था, उनकी जो प्रीचिंग्स थे इस बात पर डिपेंड करते थे, और वो उन्होंने मिडिल पाथ के लिए प्रोपाउंड किया था। और अशोका के जो प्रिंसिपल्स थे, चूंकि उनके सब्जेक्ट्स को वो एज अ चाइल्ड कंसिडर करते थे, तो इस वजह से उनका प्रिंसिपल्स बेसिकली एक प्रजा से डील करने पर बेस्ड था, ओके, जिसमें कि एक तो रूलर का। धम्मा धम्मा प्रिंसिपल्स जो था उसके लिए अशोका ने एडिक्ट्स बनाए थे एंड उसमें से जी, बहुत सारे एडिक्ट्स बिहार में भी हैं, इफ यू रिमेम्बर सम जी, नेम्स। कहाँ पर यस मैम। कहाँ पर हैं? और लौरियार अरेराज हैं, ईस्ट चंपारण में लौरियार नंदागढ़ है, और अब अभी मैं तो रिकॉल कर पा रही हूँ। ओके। कमिंग टू द पोस्ट प्रेफरेंस, आपका पोस्ट प्रेफरेंस क्या है? टॉप 3 बताइए। जी, जी, बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, बिहार ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज, देन बिहार एजुकेशन सर्विसेज। बिहार ट्रांसपोर्टेशन सर्विस। बिहार ट्रांसपोर्टेशन, चलिए बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस तो बहुत कन्वेंशनल है, बहुत लोग इसको फर्स्ट प्रेफरेंस देते हैं। आपका सेकंड वाला जो सर्विस है इट इज नॉट सो कन्वेंशनल, तो बिहार ट्रांसपोर्टेशन सर्विस में आप मान लीजिए सेलेक्ट हो जाती हैं, तो आप सबसे पहला पोस्टिंग आपका किस पोस्ट पर होगा? मेरा सिलेक्शन अगर ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज के लिए होता है, तो पहली पोस्टिंग मेरी एडिशनल डिस्ट्रिक्ट ट्रांसपोर्टेशन ऑफिसर एडीटीओ के पद पे होगी। एंड देन उसके बाद प्रोमोट होंगे तो आप किस पोस्ट पे जाएंगे? देन मैं डिस्ट्रिक्ट ट्रांसपोर्टेशन ऑफिसर, then additional district transportation officer, then joint transportation officer, then state transportation officer. एडिशनल डिस्ट्रिक्ट ट्रांसपोर्टेशन ऑफिसर से आप डीटीओ बनेंगे डायरेक्ट? जहाँ तक कि मेरी आप जानकारी है श्योर मैम। हैं? अच्छा, तो अब मान लीजिए आप एडीटीओ बन जाती हैं तो आपका क्या काम रहेगा? जॉब प्रोफाइल क्या रहेगा आपका? बेसिकली मैम रेवेन्यू जनरेशन में भी कंट्रीब्यूशन होता है, इसके अलावा वेहिकुलर रजिस्ट्रेशन में कंट्रीब्यूशन रहता है, ट्रैफिक मैनेजमेंट, और इसके साथ ही जो गवर्नमेंट की ईवी पॉलिसी है, उसे भी इम्प्लीमेंट करने में रोल रहता है मैम। ओके, तो अभी जो ट्रांसपोर्टेशन डिपार्टमेंट का जो स्टेटस है, और जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ मूव कर रहे हैं, वी वांट इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स, तो अभी क्या रेशियो है जो हम गवर्नमेंट जो भी व्हीकल्स चल रहे हैं उसमें इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स का कोई रेशियो है? इफ यू नो सम परसेंटेज इम्प्लीमेंट हुआ है, नहीं हुआ है? सॉरी मैम, आई एम नॉट अवेयर। अच्छा, कौन सा ऐसा स्कीम है जो यूनियन गवर्नमेंट चला रही है फॉर द प्रमोशन ऑफ इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स? फेम का सॉरी नाम मैम, सुना है? क्या? फेम, जी, फेम 1, फेम 2, क्या है फुल जी, फॉर्म? जी, फुल फॉर्म क्या है? सॉरी मैम, मैं रिकॉर्ड नहीं कर पा रही हूँ। ओके ओके, नो वरीज। ठीक है श्रुति, हम लोग आपका इंटरव्यू ओवर करते हैं। इट वाज नाइस टॉकिंग टू यू। थैंक यू। ठीक है सर, मैम, फीडबैक दो, हाँ फीडबैक दे दीजिए मैम। कैसा लगा खुद का इंटरव्यू, एक बार श्रुति आप खुद ही बताइए। और सर मुझे लगता है कि ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज के लिए मुझे थोड़ा और प्रिपेयर कर लेना चाहिए। काफ़ी क्वेश्चंस पे मैंने सॉरी बोला है, तो हायरार्की भी थोड़ा देख लीजिए, और कुछ पूछा जाता है ना तो एकदम आप बहुत शॉर्ट बोल रहे हैं, एकदम तुरंत बोल के सोचते हैं कि वहाँ पे
खत्म कर दे, जैसे कुछ भी हम पूछ रहे थे, बस एक लाइन में बोल के आप छोड़ दे रहे थे। ठीक है, तो थोड़ा-सा देख लीजिए। हाँ, ज्योग्राफी वगैरह तो आपका पकड़ होगा ही, ऑप्शनल पढ़े होंगे या फिर सिर्फ क्वालीफाई करने के लिए रखे थे क्या? जी सर, क्वालिफाइंग के ही पर्सपेक्टिव से रखे थे। तो लेकिन थोड़ा बहुत देख लीजिएगा, ठीक है ना? खास करके बिहार के एस्पेक्ट्स को थोड़ा-सा अच्छे से देख लीजिएगा। सोशियोलॉजी से आप पोस्ट ग्रेजुएशन किए हैं, तो वहाँ से भी क्वेश्चन बनने के चांसेज़ हैं। केमिस्ट्री तो आपको देखना ही देखना है। और बाकी मैम कुछ फीडबैक है तो? सो श्रुति, आई थिंक आपका इंटरव्यू अच्छा था ओवरऑल, एंड क्योंकि आप में वो एनालिटिकल थिंकिंग है, ठीक है। जैसे सर ने आपसे सेकुलरिज्म पे पूछा, राम राज्य को लेके पूछा, आपका आंसर बहुत सटीक था। जैसे सर ने पॉइंट आउट किया, आप बहुत शॉर्ट में आंसर देती हैं, बहुत ज्यादा, मतलब एक स्टेटमेंट भी पूरा कंप्लीट नहीं लगता। तो एक स्टेटमेंट को दो स्टेटमेंट कर दीजिए, ज्यादा लंबा भी नहीं करना होता है, ज्यादा शॉर्ट भी नहीं करना होता है, मीडियम लेके चलना है, ठीक है। तो एनालिटिकल आंसर आप बहुत अच्छा देती हैं, ये मैंने देखा आपका। दूसरा, लाइक सर ने बोला जैसे सोशियोलॉजी है आपका, तो ऑब्वियसली सोशियोलॉजी से आपके बन सकते हैं क्वेश्चंस, तो उस पे आप देख लीजिए, इंडियन सोशियोलॉजिस्ट एक दो देख लीजिए, एंड उनके जो बेसिक्स कंसेप्ट उन्होंने दिए थे इंडियन सोसाइटी से रिलेटेड, वो देख लीजिए। कमिंग टू योर जी, ज्योग्राफी। सोशियोलॉजी मेरा जी मैम, सोशियोलॉजी तो ठीक है, क्योंकि उस पे मैंने एक्चुअली अभी मैं यूपीएससी की भी प्रिपरेशन कर रही हूँ, तो वो पढ़ा है, लेकिन थोड़ा-सा ज्योग्राफी और केमिस्ट्री के लिए हेजिटेशन होता है, तो उसके लिए कुछ सजेस्ट कर सकते हैं? अच्छा, देखिए ज्योग्राफी का जैसे मैंने बेसिक ही पूछा आपसे, बट यू आर एबल टू से द राइट आंसर, ठीक है। तो एटलीस्ट जो भी करंट में है टॉपिक जी, इंटरनेशनल लेवल पे, तो उससे रिलेटेड वर्ल्ड मैप्स का जो भी लोकेशंस हो गया, एंड जो भी बेसिक कॉन्सेप्ट हो गया, वो तो देखना ही है। बिहार की ज्योग्राफी बहुत अच्छे से देख लीजिएगा, रिवर्स, एग्रीकल्चर, आपने एनजीओ में एग्रीकल्चर रिलेटेड वर्क किया है आपने, तो इकोनॉमिक जी, सर्वे अभी आया है, तो उसमें एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो भी डेटा होगा वो आपको देखना है, ठीक है। जैसे इरिगेशन पे आपने ठीक, काम किया है, तो इरिगेशन से जी, रिलेटेड डेटा आपके टंग पे होना चाहिए, क्योंकि आपने काम कर रखा है ना, उसी एक्सपेक्ट में काम कर रखा है, तो ये एक्सपेक्ट होता है कि आप उस एरिया को आपने कवर किया होगा, ठीक है। जी, कमिंग टू द फैक्चुअल पार्ट, जैसे ज्योग्राफी होता है ना, तो उसमें फैक्चुअल डेटा पूछ देते हैं वो, तो जैसे साउथ इंडिया के जो इंपॉर्टेंट रिवर्स हो गए, हिल्स स्टेशंस हो गए, हिमालयस रेंजेस हो गए, जो भी फैक्चुअल है वो पढ़ना है। एंड बेसिक में प्लेट टेक्टोनिक्स आपको करना ही है, और जैसे जो ह्यूमन ज्योग्राफी के जो पार्ट्स होते हैं, अर्बनाइजेशन हो जी, गया, इंडस्ट्रीज हो गई, उसमें जो अलग अलग थ्योरीज हैं, तो वो चीज जो बेसिक बेसिक थ्योरी है, बस उसको करना है, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट, आई थिंक आपका प्रिपरेशन अच्छा है, द कॉन्फिडेंस भी बहुत अच्छा है आपका, एंड कम्युनिकेशन स्किल भी अच्छा है। जैसे बीटीएस के बारे में आपने बात की, तो जी, जॉब प्रोफाइल आपको पता है उसके बारे में, लेकिन उसी से व्हीकल से निकल जाएगा, एक्सक्यूज मी, व्हीकल से निकल जाएगा आपका अलग अलग एक्सपेक्ट में, कि जी, यूनियन गवर्नमेंट इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए क्या कर रही है, फिर इलेक्ट्रिक व्हीकल आएगा तो फिर उससे लिथियम रिजर्व्स के बारे टाइम में आपसे वेस्ट पूछ दिया करके, जाएगा। तो जी, आपको ना उस डेप्थ में सोच लेना है कि किस किस एंगल से मेरे से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एक क्वेश्चनियर प्रिपेयर कर लीजिए, एंड देन उसको प्रिपेयर कीजिए। ओवरऑल ज्यादा काम करने की जरूरत नहीं है, यू आर ऑन द राइट पाथ। थोड़ा बहुत और ऐड ऑन कर लीजिए तो आपका इंटरव्यू बहुत अच्छा जा सकता है। ऑलराइट, ऐसे आपका कब है इंटरव्यू? 24 फरवरी को। 24 है आपके पास, 15 दिन अभी भी है, तो आप बहुत अच्छा कर जी, सकती हैं, ठीक है। अभी भी आपका बहुत अच्छा है, ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, कॉन्फिडेंस भी आपका बहुत अच्छा है, बस थोड़ा बहुत ब्रश अप करना है आपको। ऑलराइट, ठीक है, थैंक यू, जी। ऑल द और बेस्ट। मैम, मैंने जो एक और क्वेश्चन है मैम, एक्चुअली मैंने जो एडीटीओ को लेकर के हायरार्की बताई, क्या वो सही है? क्योंकि सोर्सेज देखिए, अवेलेबल नहीं है साथ। जी, एडीटीओ की जो है ना, एडीटीओ की पहले पोस्टिंग होती नहीं थी बीपीएससी से, इधर से हो रही है। जी, तो एडीटीओ जी, में आपने जो हायरार्की बताई, डीटीओ बनते हैं, बट जो परसेंटेज है ना डीटीओ बनने का, वो बहुत कम है डीटीओ का। तो ज्यादातर जो बासा वाले होते हैं वो टीटीओ में चले जाते हैं। तो हायरार्की आपने ठीक बताई, लेकिन उस पे क्वेश्चन बन सकते हैं कि आप बनेंगे भी कि नहीं बनेंगे। बाकी डिपार्टमेंटल लेवल पे क्या चेंज हुआ है, आई एम नॉट फुल्ली अवेयर ऑफ इट, बट जितना मुझे पता था आई हैव टोल्ड यू। तो उनके एक पेरेंट साइट पे जाइए, डिपार्टमेंट पे, और वहां जी, पे एक बार देख लीजिए जी। उसकी प्रमोशन हायरार्की, ठीक है। ओके मैम, एक और क्वेश्चन है।
हाँ, हाँ, बताइए। एक्चुअली मैं जो साड़ी पहनने वाली हूँ वो पिस्ता कलर की है, तो क्या मैं उस पे ऑफ वाइट कलर की कोट पहन सकती हूँ या फिर ब्लू या ब्लैक सही रहेगा? नहीं, आप पहन सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। और जो बहुत फॉर्मल लगे और लाइक और थोड़ा मैच करे कॉम्बिनेशन, जैसे आप बोल रही हैं ऑफ वाइट और पिस्ता, वही ज़्यादा मैच करेगा, ब्लू और ब्लैक जी, मैच करेगा नहीं उतना। जी ठीक है, ऐसा कोई इसलिए। इश्यू नहीं है, बस वो एक फॉर्मल लुक लगना चाहिए, बस इतना रहना चाहिए। कोई ऐसा नहीं है कि ब्लू ब्लैक कोट ही हमें पहन के जाना है। ठीक है? ठीक है, थैंक यू। ओके। थैंक यू मैम। थैंक यू ठीक है सर। सुनीति, ऑल द बेस्ट। ठीक है। थैंक यू।